नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा, आरएस 2018 रैंक 733 और इस बार इंटरव्यू भी दे रहा हूं। तो आप सभी को आपकी आरएस 2023 की तैयारी में मदद करने के लिए हमारे चैनल पे रोजाना करंट अफेयर्स जो है उनकी एक कक्षा होती है और इनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और बात करते हैं राजस्थान और देश दुनिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। तो पहला जो हमारा प्रश्न आज का है वो है कि 1 अप्रैल 2023 से राजस्थान में मनरेगा की मजदूरी दर बढ़कर के कितनी हो जाएगी। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष मनरेगा जो है उसकी मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की जाती है और इस बार सर्वाधिक वृद्धि जो है वो राजस्थान के लिए की गई है और अब राजस्थान में 255 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दर अधिकतम दी जाएगी। ये जो मजदूरी दर है इसमें लगभग 24 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले राजस्थान में पिछले वर्ष 231 रुपए की मजदूरी दर जो है वो तय की गई थी। तो पूरे देश भर में ये बढ़ोतरी की गई है और 7 रुपए से लेकर के 26 रुपए तक अलग अलग राज्यों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक 10.38% की वृद्धि अब की बार हुई है और 24 रुपए बढ़कर के अब जो है मनरेगा की मजदूरी लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, तो 2022-23 में जो 231 रुपए दिए जाते थे उनके स्थान पर अब 255 रुपए मिलेंगे। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से। तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो है ये मजदूरी तय की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। खेलों की बात करें तो राजस्थान की एक टीम ने हाल ही में सीनियर प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है और वो है राजस्थान की सीनियर वुशु टीम। ठीक है, तो वुशु खेलों की इस आयोजन में राजस्थान ने जालंधर में जो फेडरेशन कप था वहां पर शानदार प्रदर्शन किया। हमने कुल 6 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य पदक जीते और इस तरह से ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब हमको मिला, सर्वाधिक जो है पदक जीतने की वजह से। तो ये याद रखना है आपको कि कौन से खेल में? वुशु खेल में। और कहां पर? जालंधर में जो फेडरेशन कप आयोजित हुआ था वहां पर हमने ये खिताब इस बार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में 45वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है? तो दोस्तों राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में इस बार 45वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2002 में इस तरह से राजस्थान में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। तो 21 वर्ष के बाद में अब जो है राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर की जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कौन से खेल से संबंधित है यह भी याद रखना है। तो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ साथ राजस्थान का हैंडबॉल संघ जो है वो इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है बांसवाड़ा में। तो जिला खेल स्टेडियम में 27 मार्च से यह प्रतियोगिता शुरू हो रही है और जूनियर वर्ग के जो खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय स्तर के 30 देश जो राज्य हमारे हैं वहां के खिलाड़ी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्न जो है राजस्थान में पूछे जा रहे हैं। खास करके जो आयोजन होते हैं उनसे जुड़े प्रश्न बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने देखे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट घोषणा 2023-24 जो है उसकी पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो है हाल ही में हमारे यहाँ पर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत दी जाती है उसकी दरों में वृद्धि कर दी गई है और अब राज्य में न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। अगर हम अभी बात करें तो राज्य में जो है कई वर्गों को ये पेंशन मिलती है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन ठीक है मुख्य है। इसी तरह से इसमें जो है आपके 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को जो है यहां पर ये दिया जाता है। तो 58 वर्ष से आयु का अधिक का मेल और 55 वर्ष से अधिक की फीमेल। इसी तरह से आपके दिव्यांग जो है वो पेंशन भी दी जाती है। तो जितने भी दिव्यांग जन हैं उनको पेंशन दी जाती है। और तीसरा जो विधवा महिलाएं हैं ठीक है उनको भी ये पेंशन यहां पर दी जाती है। तो तीनों ही वर्गों के लिए अब ये पेंशन न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। जो इनकी न्यूनतम दर है वो अब 1000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी और ये मई महीने से मिलेगी, मतलब 1 जून 2023 से लागू होगी। तो मई महीने की जो पेंशन है उसका भुगतान जून में किया जाता है, इसलिए 1 जून 2023 से ये पेंशन जो है लागू होगी और यहां से राज्य सरकार पर 2200 करोड़ से भी अधिक का अतिरिक्त जो है भार पड़ने वाला है।
अगला प्रश्न जानने से पहले राजस्थान करंट अफेयर्स की जो आपकी मासिक पीडीएफ है वो हमारे आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर हम उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल रेट्स पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होती है जो आपके आरएएस परीक्षा की मुख्य और प्रीलिम्स दोनों परीक्षाओं को देखते हुए तैयार की जाती है। पिछली गत परीक्षाओं में भी काफी प्रश्न इससे पूछे गए हैं और अभी तक फरवरी माह तक की करंट अफेयर्स हमने अवेलेबल करवा दिए। जैसे ही मार्च माह खत्म होगा आपको उसकी भी पीडीएफ यहां मिल जाएगी। पूरे 12 महीने की आपको पीडीएफ मिलती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी जो एप्लीकेशन आरएस जंक्शन ऐप वहां पर इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है ओके, राज्य में जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स को बिना टेंडर के अब 25 लाख रुपए तक के कार्य दिए जाएंगे। तो अभी तक क्या था कि राज्य सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्या करती थी, जो भी परचेजिंग करती थी, जो भी कार्य देती थी वो स्टार्टअप्स को बिना किसी टेंडर के देती थी। मतलब उसके लिए कोई टेंडर नहीं निकाला जाता था और सीधा उसमें यह प्रावधान था कि जो स्टार्टअप्स है उन्हीं से वो कार्य करवाए जाएंगे। तो 15 लाख रुपए तक की राशि के कार्य करवाए जाते थे, लेकिन अब बिना टेंडर के जो खरीद या प्रोक्योरमेंट करने की जो सीमा है उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है ताकि और अधिक स्टार्टअप्स जो है उनको बढ़ावा दिया जा सके। हमारे यहां पर राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी भी लागू की गई है। तो 9 नवंबर को, ठीक है, 9 नवंबर को यह पॉलिसी जो है इसकी घोषणा की गई थी, अनुमोदन इसका किया गया था 2022 में। और ये जो स्टार्टअप पॉलिसी है इसके अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया था जहां पर किसी एक स्टार्टअप को एक फाइनेंशियल ईयर में जो दिए जाने वाले कार्य आदेश थे, वर्क ऑर्डर, वो 3 से बढ़ाकर के कितने कर दिए थे, 6। तो पहले 3 अधिकतम वर्क ऑर्डर दिए जा सकते थे, लेकिन अब किसी एक स्टार्टअप को 6 वर्क ऑर्डर यहां पर दिए जा सकेंगे संबंधित जो भी कार्य है उसके लिए। इसके अलावा महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो स्टार्टअप्स हैं, जो मालिक इनके इन वर्गों से जुड़े हुए हैं, उनको 6 की बजाय एक अतिरिक्त कार्यादेश मतलब 7 तक कार्यादेश यहां पर मिल सकेंगे। तो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में बहुत से जो है प्रयास किए गए हैं। स्टार्टअप नीति लाई गई है। आई स्टार्ट करके एक योजना है जो कि इंक्यूबेशन में काफ़ी मदद करती है। इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिजिटल हमारे यहाँ पर सम्मेलन किए जाते हैं जिनमें इन स्टार्टअप्स को काफ़ी, डिजी फेस्ट के नाम से, वहाँ पर इन स्टार्टअप को काफ़ी बढ़ोतरा दिया जाता है। इसके अलावा बहुत से रोजगार सम्मेलन भी आजकल आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को और अतिरिक्त जो है इस क्षेत्र में रोजगार मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में बाघों के पुनर्वास के लिए समझौता किया है? आप सभी जानते हैं कि सितंबर 2022 में नामीबिया से हमारे यहां पर चीते लाए गए थे और अभी दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका से भी लाए गए। इन चीतों को कूनो पालनपुर अभ्यारण्य जो है हमारा मध्य प्रदेश का, वहां पर बसाया गया है। इसी तरह से अब भारत, जो कि बाघों का एक सुरक्षित आवास माना जाता है, 70% दुनिया के बाघ भारत में निवास करते हैं और हमारी जो अंतिम जो बाघों की गणना है उसके हिसाब से लगभग 2900 कुछ बाघ है। तो लगभग 3000 के करीब बाघ हमारे यहाँ पर हैं। अप्रैल में इसकी नई गणना में लगभग 3500 बाघ होने का अनुमान है। और इसी क्रम में वैश्विक स्तर पर एक देश है जिसका नाम है कंबोडिया, ठीक है। तो ये आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आता है, आसियान देश भी है कंबोडिया, ठीक है। और भारतीय संस्कृति का वाहक भी रहा है काफी लंबे समय से। तो कंबोडिया जो है वहां पर बाघों का 2016 में यह घोषणा की गई थी कि वहां पर बाघ लुप्त हो चुके हैं और इसलिए अब वहां पर बाघ पुनर्वास कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। तो विश्व वन्यजीव कोष ने 2016 में कंबोडिया को बाघों से विलुप्त घोषित कर दिया था और इसी साल नवंबर 2022 में कंबोडिया ने भारत के साथ एक एमओयू किया है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बोला जाता है, एक समझौता हमने किया है जिसके अंतर्गत हम इनको बाघों के पुनर्वास के लिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत में भी बाघों का पुनर्वास कई बार आंतरिक स्तर पर किया गया है। उदाहरण के लिए रणथंभौर जैसे बाघ, जो रणथंभौर और सरिस्का जैसे जो हमारे अभ्यारण्य हैं, वहां से हमने मुकंदरा में, और जो हमारा हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व बनाया रामगढ़ विषधारी, वहां पर भी बाघों का ट्रांसफर किया है। इसी तरह से और भी बड़े बड़े जो हमारे अभ्यारण्य हैं उनसे एक राज्य से दूसरे राज्य में बाघ ट्रांसफर किए गए। लेकिन अब पहली बार भारत देश से बाहर बाघों के पुनर्वास के लिए मदद करने वाला है। तो कंबोडिया का कार्डामम वर्षा वन क्षेत्र है, ये इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर टाटाई वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये टाटाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, यहां पर ये जो है बाघों का पुनर्वास करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973
में शुरू किया गया था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, और अब इस साल इसकी 50वीं वर्षगांठ है। तो इसी क्रम में जो है क्या किया जाएगा, इसी क्रम में इन बाघों के पुनर्वास का प्रयास यहां पर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, यहां पर प्रश्न और क्वेश्चन उल्टे हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं है। बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा रूस। तो रूस के द्वारा जो है हाल ही में एक निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत वो अपने पड़ोसी देश बेलारूस में क्या करने वाला है, स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार तैनात करने वाला है। तो सामरिक परमाणु हथियार क्या होते हैं, एक तरह से किसी विशेष स्थिति में किसी दूसरे देश तक पहुंच बनाने के लिए या फिर किसी दूसरे देश को काउंटर करने के लिए, जैसे कि अमेरिका भी अपने स्तर पर जो है अलग अलग जगह पर परमाणु हथियारों की तैनाती करता है, इसी तरह से रूस भी ये प्रयास करता है कि वो कुछ अन्य देश जो उसके मित्र देश है वहां पर परमाणु हथियारों की तैनाती करे। तो बेलारूस नामक एक यूरोपीय देश है, वहां पर अब वो परमाणु हथियार जो है उनकी स्थापना करने जा रहा है। दरअसल बेलारूस की सीमा 3 नाटो देशों के साथ लगती है, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के साथ। नाटो की बात करें तो नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य संगठन है जिसके अंतर्गत सम्मिलित सभी देश एक दूसरे पर युद्ध का आक्रमण होने पर मदद करने का जो है भरोसा देते हैं। तो क्यों किया ऐसा, क्योंकि अभी ब्रिटेन ने जो है ये घोषणा की थी कि वो यूक्रेन को टैंकों को भेद देने वाला यूरेनियम बुझा गोला बारूद देगा। ठीक है, तो टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है ऐसा गोला बारूद देने की बात कही। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए यहां पर अब रूस जो है उसने बेलारूस नामक देश में अपने परमाणु हथियारों की स्थापना की बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क जो है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो देश का पहला जो नेटवर्क है ये स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीग्राम नेटवर्क जो है 27 मार्च से चालू हो गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है इसको भी हम समझेंगे। ये कहां पर स्थापित किया गया है, हमारे संचार भवन और एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बीच में। एनआईसी का काम हमारे देश के जितने भी केंद्रीय विभाग है उनकी जो वेबसाइट्स और जो जितना भी ऑनलाइन उनका कार्य है उसको संभालने का ये काम करता है, उनको पूरा टेक्निकल हैंड ये देता है। तो संचार भवन और एनआईसी के बीच में कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क प्रदान करने का काम यहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से किया गया है। सामान्य जो हमारा संचार होता है वो हम जानते हैं, परंपरागत संचार में हम क्या करते हैं, वायर्ड लाइंस के थ्रू और जो इलेक्ट्रिक संचार के रूप में हम देखते हैं। लेकिन यहां पर जो संचार होगा वो क्वांटम्स पर आधारित है और ये क्वांटम संचार जो है इसको डेवलप किया है C.DOT ने। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इस नाम से ये एक सेंटर है। 1984 में इसको स्थापित किया गया था और इसका काम क्या है, उच्च तकनीकियों को विकसित करना नेटवर्किंग के क्षेत्र में। तो C.DOT इस तकनीक को विकसित करने में जो है इसने मदद की है और यहां तक कि सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यह इतना सुरक्षित है कि यदि कोई हैकर इसको तोड़ देता है, इसको ब्रेक कर देता है इस नेटवर्क को, तो उसको 10 लाख रुपए प्राइज मनी भी दी जाएगी। तो सुरक्षित संचार में यह काफी जो है मदद करने वाला है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स अर्थात क्वांटम बिट्स पर आधारित होते हैं। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटिंग में बिट्स का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी कोड 0 और 1 का, लेकिन एक समय पर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब क्यूबिट की खासियत ये होती है कि इसमें दोनों डिजिट एक साथ हो सकते हैं एक ही समय पर। तो ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, तो वहां पर इससे ओवरलैपिंग होती है और जब आप इसमें संचार करते हैं तो आप इसको एनक्रिप्ट करके 2 कीज बनाते हैं चाबियों की तरह। तो एक भेजने वाले के पास होती है, एक प्राप्तकर्ता के पास, और यदि बीच में कोई भी गड़बड़ अगर इसमें होगी तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को ये पता चल जाता है कि ये जो संचार है ये एनक्रिप्टेड नहीं रहा है। ठीक है, तो ये होती है आपके क्वांटम कंप्यूटिंग। तो दोस्तों ये हमारे 28 मार्च के जो करंट अफेयर्स है ये यहां पर पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूं इसके साथ ही आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो अगर आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।